अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, ऐसी मान्यता है। पिता ने गर्भस्थ पुत्र को 8 जगह से टेढ़ा होने का शाप दे दिया था, इसीलिए जब वे जन्मे तो 8 स्थानों से टेढ़े थे। अष्टावक्र, उनका यह नाम तभी प्रचलित हो गया। कहते हैं ना कि विद्या अलौकिक सौंदर्य प्रदान करती, बस ऐसा ही कुछ हुआ अष्टावक्र के साथ। अष्टावक्र ने भीतर के उस अनुपम सौंदर्य को प्राप्त कर लिया था जिसकी छाया मात्र है यह समूचा सांसारिक सौंदर्य। एक कथा के अनुसार एक दिन महाराज जनक ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वे निर्धन थे। भूख से व्याकुल जनक ने इधर उधर से मांग कर थोड़े तंडुल इकट्ठे किए। निर्जन में लकड़ियां इकट्ठी कर उन्हें जलाया और मिट्टी के टूटे हुए बर्तन में चावलों को पकाने लगे। भूख अपनी सीमाओं को तोड़ रही थी, लकड़ियां गीली थी, इसीलिए तंडुल पकने में समय लग रहा था। धीरज टूट गया। अधपके चावलों की हंडियां उतारी, उन्हें पत्ते पर ठंडा करने के लिए फैला दिया। अभी वे एक ग्रास मुख में डालते कि कहीं से भागता हुआ एक सांड आया, जिसने जनक के उन अधपके चावलों को रौंदा और मिट्टी में मिला दिया। जनक अपनी दयनीय दशा पर फूट पड़े। आंसुओं की अनवरत धारा बहने लगी। हिचकी बंध गई, सांस लेना दूभर हो गया। लगा कि प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मूर्छित होकर वे वहीं धरती पर गिर पड़े। लेकिन यह क्या, सब कुछ बदल गया। नींद खुल गई। राजभवन की सुकोमल सैया पर लेटे महाराज जनक का गला रूंधा हुआ था। हाथों से जब आंखों के नीचे स्पर्श किया तो मुख भींगा हुआ था, मानो काफी समय तक रोते रहे हों। शरीर पर उभरे सारे लक्षणों को काबू करते महाराज को समय लगा। उठकर जल पिया, लेकिन फिर रात भर सो न सके। नींद कहाँ थी? एक ही प्रश्न बेचैन कर रहा था, सच क्या है? सच राजा जनक है या कि भूख से बिलखता बेहाल निरीह जनक? सुबह उठते ही विद्वानों को आमंत्रित किया गया। सभी के सामने महाराज जनक ने अपना प्रश्न रखा। सभी के अपने अपने उत्तर थे, लेकिन महाराज को कोई संतुष्ट न कर सका। सच क्या है, जागृत अवस्था या कि स्वप्न? यह प्रश्न महाराज के गले में अटक कर रह गया। बीतते दिनों के साथ बेचैनी भी बढ़ गई। एक दिन महाराज जनक की विद्वत परिषद में जब निस्तब्धता छाई हुई थी, 12 वर्ष के एक बालक ने प्रवेश किया। 8 स्थानों से टेढ़े बालक को देख सारी सभा में हंसी बिखर गई। कहीं पर हंसी छिपी थी तो कहीं नहीं, तो कहीं उन्मुक्त। बालक ने चारों ओर नजर घुमाई और बड़ी विनम्रता से महाराज जनक को संबोधित किया। राजन, मैंने तो सुना था कि आपकी सभा में विद्वानों पंडितों को ही स्थान प्राप्त है, लेकिन आश्चर्य, आपके चारों ओर तो चर्मकार ही विराजते हैं। वाणी में गांभीर्य था और निर्भयता भी। सभा में बिखरी हंसी जड़ बन ठहर गई। समूचे वातावरण में एक प्रश्न सा बिखर गया। अष्टावक्र ने अपनी बात को स्पष्ट किया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा राजन। उठा है, मैं जानता हूं, तो सुने। चर्मकार की दृष्टि चर्म पर होती है, वह उससे आगे की बात सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल इसी प्रकार चर्ममयी दृष्टि वाले नाम रूप को भेद कर उसके भीतर अस्तित्ववान सत्यचित आनंद रूप स्वरूप का व्याख्यान कैसे कर सकते? राजन, क्या आकाश घट में बंद कर घटसा हो जाता है, या कि आकाश मठ उपाधि से युक्त हो मठाकाश बन जाता है? सभी अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए थे, चाहे अनचाहे में। राजन, मैं यह सुनकर यहाँ आया था कि आपका कोई प्रश्न है जिसे लेकर आप अत्यधिक चिंतित हैं और आप जिज्ञासु बनकर उसका समाधान चाहते हैं। लेकिन मैंने जो कुछ यहाँ देखा उससे ऐसा लगा मानो आप जिज्ञासु नहीं, बुद्धि का खिलवाड़ पसंद करते हैं। राजन, यह भी एक व्यसन है। बालक ने उपस्थित विद्वानों के अहम की परतों को मानो उधेड़ दिया था। मैं आपका आशय नहीं समझा, महाराज जनक ने निवेदन किया। आपकी शंकाओं का समाधान कोई तत्व जिज्ञासु ही कर सकता है राजन। बुद्धि चातुर्य के भोगों में फंसा नहीं। जिनकी दृष्टि चमड़ी के रंग, शरीर की सुंदरता और कुरूपता में ही अटकी हुई, वे नाम रूप से परे गुणातीत तत्व के बारे में कैसे जान सकते हैं? और जो स्वयं नहीं जानता, वह किसी की तत्संबंधित समस्याओं का निराकरण कैसे कर सकता है? महर्षि ने अपनी बात को स्पष्ट किया। तो क्या आपके पास मेरी शंकाओं का निराकरण है? राजा जनक के भीतर बैठा जिज्ञासु जनक उठ खड़ा हुआ। अवश्य राजन, सत्य के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार तुम करना चाहते हो। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व का साक्षात अनुभव कराऊंगा। अष्टावक्र के निष्ठा परक वाक्यों ने जिज्ञासु जनक की बुद्धि को भी भेद दिया। हृदय पिघलकर भावाश्रुओं के रूप में प्रवाहित हो उन्होंने राज सिंहासन से नीचे उतर अष्टावक्र के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। क्षमा करें,
मैंने और मेरे सभासदों ने जो भूल की उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे विश्वास हो गया है कि आप मेरे अज्ञान की निवृत्ति कर ज्ञानामृत का पान करा अमृत तत्व का उपदेश देंगे और मैं जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। राजन, अवश्य होगा। ज्ञान के बिना दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अभेद ज्ञान ही शोक से पार करता है। तत्वोपलब्धि के बाद कुछ जानना, कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं राजन। यदि तुम उन्हें पूरा करो तो पल भर में तुम धन्य हो सकते हो। मुझे क्या करना होगा? क्या न्यौछावर कर सकते हो? सब कुछ, राज्य, वैभव, परिवार, यहाँ तक कि अपना शरीर भी। नहीं, इन सब के कुछ भी त्यागने की आवश्यकता नहीं। यदि छोड़ना ही चाहते हो तो विषयों से राग समाप्त करो। राग ही संसार में बंधन का मुख्य कारण है। जिसकी विषयों में आसक्ति समाप्त हो चुकी है वह नित्य मुक्त है। कहते हैं इसके बाद महाराज जनक ने अष्टावक्र को सदगुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। गुरु ने दक्षिणा मांगी तो शिष्य ने अपना मन गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। जब मन ही न रहा तो सहज रूप से संकल्प विकल्प, राग द्वेष, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, सुख दुख आदि सभी द्वंद्व भी तिरोहित हो गए। अंतःकरण शुद्ध हो गया। संसार के विषयों में हेयता की बुद्धि हो गई। विवेक का जागरण हुआ और बस इतनी देर में आत्म तत्व की अनुभूति हो गई जितना समय किसी अश्वारोही को एक एड़ से दूसरी एड़ पर रखने में लगता है। इस प्रकार एक तत्व ज्ञानी के सानिध्य में जिज्ञासु राजा जनक विदेह बन गए। देहधारी होते हुए भी, देह के समस्त धर्मों से परे, सब करते हुए भी, अक्रिय, संसार में बरतते हुए भी अनासक्त।